हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं कंप्लीट ज्योमेट्री फॉर केवीपीवाई, एनटीएससी, एनएससीजेएस और अगर आप चाहें तो पीआरएमओ जैसे एग्जाम्स के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने मेजर फोकस किया है कि मैं सभी थ्योरम्स और फॉर्मूले को एक जगह आपके सामने ला सकूं। यहाँ हमने क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी 9th या 10th लेवल की ज्योमेट्री बुक से, या फिर अगर आपको थोड़ा डीप में जाना है तो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए भी कुछ बुक्स आती हैं जिनके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ट्रायंगल्स हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज से शुरू करेंगे जो कि आपने पढ़ी है पहले भी 6th से 9th क्लास के बीच में, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जिनसे एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। आप जानते हैं ट्रायंगल के किसी भी एक एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू जो होता है वो उसके ऑपोजिट जो दो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, उन दोनों साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के जो 4 रूल्स हैं, साइड साइड साइड, सैड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड एक हम कह सकते हैं पार्ट ही है एंगल साइड एंगल का, क्योंकि अगर आपको दो एंगल्स पता है किसी भी ट्रायंगल में तो आप तीसरा एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगल की जो साइड्स की नेमिंग होती है वो आप बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जो एंगल ए के ऑपोजिट साइड होता है उसे स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, एंगल बी के ऑपोजिट जो साइड होता है उसे स्मॉल बी से, और एंगल सी के ऑपोजिट जो साइड होता है उसे स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। अगला है जो इनइक्वालिटीज हैं ट्रायंगल में, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कम होता है 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए से। ये जो दो हम कह सकते हैं फॉर्मूले हैं, आप इन्हें याद रख लें, क्योंकि बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आपने कहीं कहीं पढ़ी होती हैं, अप्लाई की होती हैं, लेकिन ऐसे जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं इन्हें आप यूज़ करके कई बार एग्जाम्स में जल्दी आंसर ला सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिस ऑर्डर में मैं आपको ये थ्योरम्स बता रहा हूँ आप कोशिश करें कि आप उसी ऑर्डर में इन्हें याद कर लें, क्योंकि जब आप एग्जाम में रिकॉल करते हैं तो अगर आपके मन में एक ऑर्डर बना रहता है कि इस ऑर्डर में ये थ्योरम्स और फॉर्मूले लिखे हुए हैं तो आपको रिकॉल करने में थोड़ी आसानी होती है और आप एक एक करके सभी फॉर्मूले को उस क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं कि उससे वो क्वेश्चन बनेगा या फिर नहीं। अगला है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन सी स्क्वायर होता है तो एक एक्यूट एंगल वहाँ पे बनता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर के बराबर होता है तो वहाँ एक राइट एंगल बनता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर छोटा होता है सी स्क्वायर से तो वहाँ एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनता है। ज़रूरी नहीं है कि साइड्स यही हो सकता है साइड्स की नेमिंग अलग हो, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी ए स्क्वायर के बराबर हो सकता है, तो वैसे केस में आप एडजस्ट करके उस साइड को राइट एंगल दें जहाँ पर ऐसा थ्योरम लग रहा है। मतलब मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है जहाँ पर राइट एंगल प्रेजेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ए और बी ही हो जो कि सी स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ पर कोई और भी साइड्स हो सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं साइड्स को इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। अगला है कि एंगल्स का जो ऑर्डर होता है वही साइड्स का भी ऑर्डर होता है ट्रायंगल में। ये चीज़ आपने पढ़ी है कि अगर कोई एंगल बड़ा होता है दूसरे एंगल से तो उस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो भी बड़ी होती है सेकेंड एंगल के ऑपोजिट साइड से। अगला है कि सम ऑफ मीडियंस हमेशा सम ऑफ साइड से छोटा होता है और सम ऑफ एल्टीट्यूड्स भी हमेशा सम ऑफ साइड से छोटा होता है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल्स में अप्लाई होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कोसाइन रूल यूज होता है किसी भी एंगल का कोसाइन या फिर कॉस जिसे हम कहते हैं वो फाइंड करने के लिए। अगर आपको कोई भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स पता हो तो आप आसानी से उसका कोसाइन फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उस एंगल का कोसाइन पता है तो आप बाकी साइड्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं अगर आपको दो और साइड्स दिए हुए हों। तो यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए हमें ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो हमें बी के ऑपोजिट जो साइड है बी उसे नेगेटिव में रखना है, मतलब ये सी ये ए है और ये सी है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac रखना है। मतलब बी के ऑपोजिट जो साइड है वो नेगेटिव में जाएगा और उसके अलावा जो बाकी के दो साइड्स हैं वो उनके स्क्वायर का सम होगा यहाँ पे, और डिवीजन में जो जाएगा वहाँ पर इन दोनों साइड के हम कह सकते हैं प्रोडक्ट वो इंटू 2 होकर जाएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को इस तरह से याद भी कर सकते हैं कि जिस एंगल को हमें फाइंड करना है उसके ऑपोजिट साइड वाला नेगेटिव में स्क्वायर में जाएगा। अगला है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम हमें मीडियंस के बारे में थोड़ा सा बताता है। मीडियन की जो लेंथ होती है उसके 4 टाइम्स
2b² + 2c² - a² के बराबर होता है। मतलब जिस साइड पर वो मीडियन गिरा रहता है उस साइड को यहाँ पर नेगेटिव में डालना है और बाकी के जो दो साइड्स हैं उनके इंटू 2 करके सम करना है, वो 4 टाइम्स मीडियन के लेंथ के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कैसे d1 जो कि मीडियन 1 का है लेंथ, उस d1 का 4 टाइम्स मतलब 4d1² 2b² + 2c² - a² के बराबर होता है। इस अगर हम लोग सारे का सम ले लें मतलब 4d1² + 4d2² + 4d3² तो हमें यहाँ मिलेगा 3a² + b² + c²। 4 को आप आगे डिवाइड कर दें तो इससे आपको मिल जाएगा ये जो सेकंड फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। इसे भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपको कहीं पर मीडियन के लेंथ दिए हुए हों और आप साइड्स के लेंथ पूछे जा सकें। अगला है बेस डिवीजन थ्योरम। ये काफ़ी आसान थ्योरम है कि जो एरियाज होते हैं दो साइड्स के, अगर हम बेस को डिवाइड कर दें तो वो उसी डिवीजन के रेशियो में होते हैं। क्योंकि एल्टीट्यूड तो सेम ही रहेगा, इसीलिए वो जो हम कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड सेम होने के कारण जो बेस का लेंथ जिस रेशियो में डिवाइड हुआ है उसी रेशियो में उसके एरियाज भी डिवाइड होंगे। अगला है स्टुअर्ट थ्योरम। स्टुअर्ट थ्योरम आप काफ़ी यूज़फुल नहीं कह सकते हैं, मतलब हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन जल्दी बन जाए इसकी मदद से, लेकिन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ b² m + c² होता है इक्वल a × d² + mn के। स्टुअर्ट थ्योरम से जो रिजल्ट्स आते हैं उसे आप बाकी थ्योरम्स लगा के भी निकाल सकते हैं। आप याद रख लें ताकि अगर आपको कहीं पर इसे जल्दी लगाने में हेल्प मिले तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं दो साइड के तो वो जो तीसरा साइड होता है उसके पैरेलल होता है और उसके लेंथ का हाफ होता है। एरिया फॉर्मूला, ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए जो होता है उसमें s यहाँ सेमी पेरीमीटर है। पहला फॉर्मूला है कि a = √s × s - a × s - b × s - c। दूसरा है कि ½ × ab sin c, ½ × cb sin a और ½ × ca sin a। ये देखिए कि यहाँ पे अगर ट्रायंगल है ए बी सी तो यहाँ पर एंगल बी है तो इसके साथ जो जुड़े हुए साइड हैं उनका प्रोडक्ट और इस एंगल का जो साइन होगा वो इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि ये अगर एंगल है थीटा तो इसका साइन जो होता है वो इस तरफ होता है। अगर ये लेंथ L है तो इसे हम L sin थीटा कहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये C sin थीटा हो जाएगा और किसी भी ट्रायंगल का जो हम कहते हैं एरिया होता है वो ½ × बेस × हाइट होता है। यहाँ पर बेस A है और यहाँ पे जो हाइट है वो C sin थीटा है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा का वैल्यू B है इसीलिए यहाँ पर ½ CA sin बीटा हो जाएगा। अगला है कि 2a = a1 × ab। a1 यहाँ पर एल्टीट्यूड है। आपको पता है कि ½ × एल्टीट्यूड × बेस होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया, तो उसे ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अगला हम इसी से रिलेटेड चीज़ देख सकते हैं कि जो साइड्स का रेशियो होता है वो 1 एल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर होता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होता है वो इक्वल होता है इसीलिए जो रेशियो आता है वो 1/a1 1/a2 1/a3 के बराबर होता है। अगला हम लोग बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ। तो क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहला शेप हम लोग लेते हैं पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में 2 × a² + b² इक्वल होता है d1² + d2² के। d1 और d2 यहाँ पर जो डायगोनल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर d1 और d2 बराबर होते हैं तो उस पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल हम लोग कह सकते हैं और अगर d1 परपेंडिकुलर होता है d2 के तो उस पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस कह सकते हैं। और अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं तो उस पैरेललोग्राम को स्क्वायर कहा जाता है। काइट का एरिया ½ × d1 × d2 होता है क्योंकि आपको पता है काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्क्वायर का एरिया a² और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है ये a × 1 + r² के बराबर होता है। आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस में। ट्रेपीजियम का ये जो अलग अलग ट्रायंगल्स के एरिया होते हैं वो जीपी एक तरह का बनाते हैं a, ar और ar² और इन्हें ही जब आप सम करते हैं तो आपको मिलता है कि ट्रेपीजियम का एरिया a × 1 + r² के बराबर है। यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए इस हम टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है और आपको एरियाज दिए हुए हैं छोटे ट्रायंगल्स के।
तो आप साइड्स को डिवाइड करने के लिए वहाँ पर अगर आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है तो आपको पता है कि हाइट हाफ इंटू हाइट इंटू बेस होता है ट्रायंगल का एरिया, तो उसी एरिया को आप यूज करके निकाल सकते हैं साइड्स में जो डिवीजन आ रहे हैं उन्हें। अगला है ट्रायंगल्स की जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला सेवाज थ्योरम। सेवाज थ्योरम यूज होता है कई जगहों पर और इसे आप याद कर लें तो बेहतर होगा। इसका जो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट होता है वो है कि बी डी बाई डी सी इंटू सी ई बाई ई ए इंटू ए एफ बाई एफ बी 1 के बराबर होता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये लाइंस कुछ स्पेशल रिप्रेजेंट करें। अगर किसी भी पॉइंट से 3 लाइंस पास हो रही हैं जो कि उसके 3 वर्टिसेस से निकलती हैं, तो उन लाइंस के कारण जो डिविजन्स आते हैं साइड्स में, उनके रिलेशनशिप को ये थ्योरम रिप्रेजेंट करता है। इस रिलेशनशिप की मदद से कई सारे बाकी रिजल्ट्स डिराइव किए जाते हैं। उनके डिराइवेशंस ज़रूरी नहीं है आपके लिए, आपको बस इस थ्योरम को याद रखने की ज़रूरत है। अगला है थियल्स थ्योरम। थियल्स थ्योरम आपने सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, क्योंकि यहाँ पर जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होता है एक साइड, और इसके कारण जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, जिसके कारण दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। थियल्स थ्योरम के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनमें सिमिलैरिटी आने के कारण जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो के बराबर हो जाता है, या फिर इन रेडियस के रेशियो के, सर्कमफरेंस, एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के। अगला है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का जो 2 ट्रायंगल होता है वो एक दूसरे से सिमिलर होता है, क्योंकि जो ट्रेपीजियम के 2 साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, जिसके कारण आप आसानी से इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं कि वो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और वो उस जो 2 ट्रायंगल्स हैं ऊपर और नीचे वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं एक दूसरे के। अगला हम लोग बढ़ते हैं सर्कल्स की तरफ। तो सर्कल्स में आपको पता है कि जब सेंटर पर किसी भी 2 पॉइंट्स के कारण एंगल बनता है वो डबल होता है उस हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसके मुकाबले। और अगला है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग 2 उस सर्कल के ऊपर लाइंस बनाएं तो उसमें जो पी ए और पी ए पी बी और पी डी पी सी जो होता है उसके प्रोडक्ट का आप रिलेशनशिप भी एक लिख सकते हैं कि पी ए इंटू पी बी इक्वल होता है पी सी इंटू पी डी के। और ये थ्योरम आप अंदर में भी अगर किसी पॉइंट पर 2 कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप एक थ्योरम ही कह सकते हैं इसे, एक रिजल्ट के तौर पर आप इसे याद कर लें कि ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी इक्वल होता है ए सी इंटू बी डी के। इसके साथ ही 2 ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ए सी और बी और डी वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ए बी सी डी अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एस सेमी पेरीमीटर है उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अगला थ्योरम जो है वो है कि अगर किसी पॉइंट से एक टैंजेंट ड्रॉ करें पी टी, तो वो उस लाइन के जो प्रोडक्ट्स होंगे पी ए इंटू पी बी उसके स्क्वायर के बराबर होगा। पी ए इंटू पी बी इक्वल होता है पी टी के स्क्वायर के। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर उस कोई टैंजेंट किसी सर्कल से पास करे तो अगर वहाँ से हम लोग एक सेगमेंट टाइप का ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो उस जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है उस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल के। आप इसे भी एक तरह से याद रख सकते हैं, ये कई जगहों पर इम्पॉर्टेंट रूप से फंक्शन काम कर देता है। अगला है कि PT1 और PT2 बराबर, मतलब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर 2 टैंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो वो इक्वल होते हैं। आप इसे आसानी से कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हुए प्रूव कर सकते हैं। एक काइट का फॉर्मेशन होता है जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होता है और इसमें जो OP होता है वो डायमीटर का काम करता है उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सर्कल के लिए। टैंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। टैंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि एक सर्कल के चारों तरफ टैंजेंट्स ड्रॉ करके बनाया जाता है। आप इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी, क्योंकि किसी भी पॉइंट से बनाए गए 2 टैंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो आप इसका यूज करते हुए इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। वैसे आप इसे अगर डायरेक्टली याद कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम चीज़ हम लोग यहाँ एक ट्रायंगल के लिए भी देख सकते हैं। ए और ए बराबर है, बी बी बराबर है और सी बराबर है, क्योंकि ये तीनों एक पॉइंट से बनाए गए टैंजेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए वो दोनों बराबर हैं। अगला है कि 2 सर्कल्स पर कितने सारे कॉमन टैंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो अगर
उन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस r1 प्लस r2, r1 और r2 यहाँ दोनों सर्कल्स के रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। अगर उन दोनों सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस r1 प्लस r2 से बड़ा है तो 4 कॉमन टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स। अगर d इक्वल है r1 प्लस r2 के तो 3 कॉमन टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, 2 डायरेक्ट और 1 ट्रांसवर्स, एक जो बीच में रेडिकल एक्सिस का ही टेंजेंट बन जाता है उस केस में। यही केस एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जहां पर d इज इक्वल टू r1 प्लस r2 होता है। d अगर r1 प्लस r2 से छोटा है लेकिन r1 माइनस r2 से बड़ा है तो 2 कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं, दोनों डायरेक्ट टेंजेंट्स होते हैं। और d अगर r1 माइनस r2 के बराबर है तो एक कॉमन टेंजेंट बनता है, जो कि यही केस रिप्रेजेंट करता है इंटरनली टचिंग सर्कल्स को भी। और अगर d r1 माइनस r2 से छोटा है तो 0 कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं, दोनों सर्कल मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो जाता है इस केस में। यहाँ हम लोग देख सकते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट d स्क्वायर माइनस r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट d स्क्वायर माइनस r2 माइनस r1 के स्क्वायर के बराबर होता है। ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं। ऑर्थो सेंटर के बारे में ये जो दिया गया है BC इंटू AD इज इक्वल टू CF इंटू AB, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि कैसे एल्टीट्यूड को बेस से मल्टीप्लाई करके उसका हाफ करने पे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है। सेंट्रॉइड मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं। सेंट्रॉइड में आपको पता होगा कि सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और वहीं यहाँ पर दिया गया है कि AG बाई GD इज इक्वल टू CG बाई GF इज इक्वल टू BG बाई G 2:1 होता है। यहाँ पर सेंट्रॉइड जो होता है वो एक ट्रायंगल को 3 इक्वल एरियाज के ट्रायंगल्स में भी डिवाइड करता है। इस चीज़ को आप प्रूव कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा इसके लिए, अगर आप सभी थ्योरम्स को प्रूव करना भी चाहें। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली रिजल्ट्स के फॉर्म में याद रखें तो बेहतर होगा। कई बार ये कई जगहों पर अप्लाई किया जा सकता है डायरेक्टली भी। सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं। सर्कमसेंटर से जो डिस्टेंस होता है किसी भी वर्टेक्स का वो इक्वल होता है और वो सर्कम रेडियस के बराबर होता है, जिसे कैपिटल R से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। A बाई साइन ए इज इक्वल टू B बाई साइन बी इज इक्वल टू C बाई साइन C 2R के बराबर होता है। इसे साइन रूल भी कहा जाता है। एंगल BPC 2 इंटू एंगल A के बराबर होता है। ये सर्कल की जो हमने प्रॉपर्टी सबसे पहली पढ़ी थी कि किसी भी सर्कल के सेंटर पर 2 टाइम्स ऑफ द एंगल जो कि बाहर के सर्कमफरेंस पे बन रहा है उसका 2 टाइम्स बनता है, तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसे प्रूफ किया जा सकता है। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो ABC बाई 4 इंटू सर्कम रेडियस होता है। और ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच में जो लाइन बनाई जाती है उस लाइन को सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आप इस थ्योरम को याद कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई जगहों पर इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है और कई जगहों पर इसे बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इसका काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर आपको ये चीज़ें याद हों तो। अगला है इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं। जो एंगल BIC यहाँ पर I से रिप्रेजेंट किया गया है इन सेंटर को, एंगल BIC 90 डिग्री प्लस A/2 के बराबर होता है। BD बाई DC AB बाई AC के बराबर होता है। इसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहा जाता है। AI बाई ID AB प्लस AC बाई BC जो कि C प्लस B बाई A, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसे आप याद रख लें तो अच्छा होगा, क्योंकि कई बार इससे भी कुछ डायरेक्टली क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसका यूज़ करते हुए ही इस चीज़ को डिराइव किया जा सकता है। जो इन रेडियस होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई S के बराबर होता है। I इक्वी डिस्टेंट होता है हर साइड से, आपको पता होगा, क्योंकि जो इन सर्कल होता है वो उस ट्रायंगल के अंदर बनता है, तो उस इन सर्कल का जो इन रेडियस होता है उसी के बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। अगला है कि अगर सारे पॉइंट्स इनसाइड हों तो वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। सेंट्रॉइड और इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होते हैं। अगर ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर बाहर हो तो वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, और ऑर्थो सेंटर अगर एक वर्टेक्स पे हो तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये प्रॉपर्टी आप याद रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर आ जाता है कि ऑर्थो सेंटर उसके एक वर्टेक्स पर है जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है।
अगला है कि रेगुलर पॉलीगॉन हमेशा साइक्लिक होता है। ओ जो सेंटर होता है सर्कल का, वो सर्कम सर्कल और इन सर्कल ऑफ पॉलीगॉन दोनों का सेंटर होता है। और इंटरनल एंगल 180 माइनस 360/n ईच इंटरनल एंगल, ये उस फॉर्मूले से डिराइव किया जा सकता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स किसी भी पॉलीगॉन के लिए n-2 इंटू 180 होता है। बस आप उसको n से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। जो सेंट्रल एंगल होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में वो 360/n होता है। आप एक सर्कल बनाकर अगर उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो आपको रेगुलर पॉलीगॉन का ईच एंगल मिल जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगॉन में n इंटू n-3/2 होता है। ये आप याद रखें, कई बार आपसे मेंटल एबिलिटी जैसे एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आप कैलकुलेट बना कर तो देख सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप इस फॉर्मूला को याद रखें तो आप डायरेक्टली अप्लाई करके उसे निकाल सकते हैं। कुछ और फॉर्मूले ये डायरेक्टली ज्योमेट्री में आते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, ये सॉल्यूशंस और ट्रायंगल्स ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में आ जाते हैं थोड़े से, तो इन्हें भी आप याद रख लें तो आपको मदद मिलेगी। कई बार इन रूल्स का यूज़ करके भी आप कुछ क्वेश्चंस को थोड़ी आसानी से बना सकते हैं। जो इन रेडियस होता है 4 इंटू सर्कम रेडियस इंटू साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 के बराबर होता है। cos a प्लस cos b प्लस cos c किसी भी ट्राइंगल में 1 प्लस इन रेडियस बाई सर्कम रेडियस के बराबर होता है। एक्स रेडियाई का जो सम होता है, तीनों एक्स रेडियाई का सम, वो 4 इंटू सर्कम रेडियस प्लस इन रेडियस के बराबर होता है। लेंथ ऑफ मीडियंस के लिए ये जो फॉर्मूला है आप इसे याद कर सकते हैं। कई बार इससे कुछ क्वेश्चंस थोड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हाफ इंटू √100 2b² प्लस 2c² माइनस a²। और वैसे ही आप जो दो साइड्स होते हैं उसके अगल बगल वाले साइड्स उनका स्क्वायर का सम इंटू 2 माइनस जो उसके ऑपोजिट साइड होता है उसका स्क्वायर। पेडल ट्रायंगल एक ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जो कि एल्टीट्यूड्स के फीट के जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें ज्वाइन करने से बनता है। और 9 पॉइंट्स ट्रायंगल इसी पेडल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल को बोलते हैं। जो ऑर्थो सेंटर होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो उस ट्रायंगल के पेडल ट्रायंगल का इन सेंटर होता है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। हो सकता है कि आपसे इस प्रॉपर्टी को लेकर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए। एनटीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा, केवीपीवाई में या फिर पीआरएमओ में हो सकता है इस प्रॉपर्टी को यूज करके या फिर पेडल ट्रायंगल का मेंशन करके आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे अप्लाई